जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले हमारे देश के मशहूर कलाकार और हम सभी के प्यारे इरफान हमारे बीच नहीं रहे। मेडिकल रिपोर्ट से पता चला कि उन्हें न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर नाम की बीमारी थी। ऐसा क्या हुआ कि टाइम पे डायग्नोसिस बनने के बावजूद, सारी सुख सुविधाएं होने के बावजूद, दुनिया का बेस्ट ट्रीटमेंट हाथ में होने के बावजूद इरफान अपनी जिंदगी की जंग हार गए। हमें बहुत से लोगों के मैसेज आए कि हमें न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर पे एक वीडियो बनाना चाहिए। तो लोगों की मांग पर आइए आज मैं आपको न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। मैं पहले बताना चाहता हूं कि न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है। इसे 5-7 मिनट के वीडियो में बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से आपको बहुत ही रेलेवेंट और कंसाइज इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, जिससे आप समझ पाएंगे कि न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर क्या है, इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है और इरफान के साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से 2 साल के अंदर अंदर ही इरफान इस जंग को हार गए। तो न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर की शुरुआत में मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 16 मार्च 2018 को इरफान ने एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें एक रेयर ट्यूमर हुआ है जो NET है, यानी कि न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर है, और उन्होंने मेंशन किया था कि यहाँ पर न्यूरो का मतलब ब्रेन नहीं है। तो उस रेयर का मतलब ये है कि न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर लगभग 1 लाख में सिर्फ 2 लोगों को होता है। सो न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर में ये होता है कि इसमें न्यूरो दैट मीन्स नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन दैट मीन्स जहां से हमारे हार्मोन रिलीज होते हैं उस सिस्टम में डिफेक्ट आता है। तो यूजुअली हमारा बॉडी का सिस्टम हमारे हार्मोन्स को रिलीज करवाता है, लेकिन न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स में बॉडी में कुछ ऐसे डिफेक्ट आ जाते हैं कि नर्वस सिस्टम जब उन हार्मोन्स को स्टिमुलेट करता है तो बहुत ही एक्सेस मात्रा में हार्मोन्स प्रोड्यूस होने लगते हैं और वो साइड इफेक्ट्स करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में विकार आने लगते हैं और ट्यूमर लाइक सिचुएशन प्रोड्यूस हो जाती है। तो आइए अब न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स की टाइप्स पे आते हैं। वैसे तो न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन बहुत सिंपल भाषा में इन्हें हम मुख्यतः 2 प्रकार में बांट सकते हैं। GNET दैट मीन्स गैस्ट्रोइंटेस्टिनल न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स, जो कि पेट में ज्यादातर होते हैं, और पैंक्रियाटिक न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स जिनको हम PNET भी बोलते हैं। इसके अलावा न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स लंग्स में हो सकते हैं, स्किन में हो सकते हैं, लेकिन प्राइमरीली GIT और पैंक्रियाज में ये होते हैं। अब न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स रिलेटिवली स्लो ग्रोइंग ट्यूमर्स होते हैं, तो ये शरीर में ग्रो करते रहते हैं और हमें इसके बारे में पता भी नहीं चलता। और यही मुख्यतः कारण रहा होगा कि जब इरफान को पता चला होगा कि उन्हें कैंसर है, तब तक वो बहुत एडवांस स्टेज में पहुंच गया होगा और वो फैल गया होगा। और मैक्सिमम केसेस में प्रॉब्लम यही पे रहती है कि न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स के बारे में पता तब चलता है जब ये ट्यूमर शरीर के अन्य भागों में फैल जाता है या उतनी ज्यादा मात्रा में हार्मोन प्रोड्यूस करने लगता है कि बॉडी में सिम्टम्स आने लगते हैं। नहीं तो न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स का मैक्सिमम टाइम डायग्नोसिस इंसिडेंटल होता है, यानी कि वो वैसे ही हमें पता चल जाता है, या फिर बहुत सारे लोगों में बायोप्सी या ऑटोप्सी में न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स का पता चलता है। तो आइए अब आते हैं लक्षणों की तरफ। तो GNET, जिसे हम कार्सिनोइड ट्यूमर भी बोलते हैं, इसमें प्राइमरीली पेट से रिलेटेड सिम्टम्स आते हैं, जैसे डायरिया, वॉमिटिंग्स, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, आंतों में रुकावट, पेट में दर्द। तो ये नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, कुछ भी ऐसे सिम्टम नहीं है जो बीमारी से रिलेटेड हो या फिर कार्सिनोइड सिंड्रोम के लिए स्पेसिफिक हो। और यही एक कारण है कि इसमें डायग्नोसिस यूजुअली डिले हो जाता है। PNET 9-10 प्रकार का होता है और उसमें किस प्रकार का हार्मोन प्रोड्यूस हुआ, लाइक इंसुलिनोमा में इंसुलिन प्रोड्यूस होता है तो शुगर लो हो सकती है, उस तरह से ACTH प्रोड्यूस होता है, तो उसमें अलग अलग तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं और जिस तरह के हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं तो उसके हिसाब से उसमें नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स प्रोड्यूस होते रहते हैं। तो आइए आते हैं डायग्नोसिस पे। सो न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर के डायग्नोसिस के लिए, जैसे बाकी कैंसर्स के लिए, हमारे पास बहुत सारी मोडेलिटीज हैं। रेडियोलॉजी में CT और MRI, हम इसमें ब्लड टेस्ट कराते हैं जिसमें सीरम क्रोमोग्रेनिन लेवल्स देखते हैं, या फिर यूरिन टेस्ट इसमें HIAA लेवल्स कराते हैं। अब इन टेस्ट के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये टेस्ट
डॉक्टर तभी कराता है जब पेशेंट में कोई क्लिनिकल सिम्टम्स आते हैं, और क्लिनिकल सिम्टम्स आने में टाइम लगता है, तो यूजुअली टेस्ट डिले हो जाते हैं। अब क्लिनिकल सिम्टम्स और ब्लड टेस्ट के बीच में कोरिलेशन भी बहुत बार नहीं हो पाता है, और पैथोलॉजिस्ट भी बीमारी की सीवियरिटी के बारे में, जिसे हम मैलिग्नेंसी भी बोलते हैं, तब तक नहीं बता पाते हैं जब तक बीमारी मेटास्टेसाइज ना हो जाए, यानी कि फैल ना जाए। और शायद मेरे हिसाब से यही एक कारण रहा होगा कि इरफान की बीमारी के बारे में जब पता चला होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और बीमारी फैल चुकी होगी। न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स के ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास बहुत सारी मोडेलिटीज है। सर्जरी एक बहुत ही अच्छी मोडेलिटी मानी जाती है, क्योंकि सर्जरी के द्वारा हम उस ट्यूमर को शरीर से सदा के लिए निकाल सकते हैं। जिन लोगों में सर्जरी नहीं हो पाती है उनमें कीमोथेरेपी का सहारा लिया जाता है, यानी कि ट्यूमर को मारने के लिए दवाइयां दी जाती है, और कुछ लोगों में कीमो एम्बोलाइजेशन और बहुत सारी अदर टेक्निक्स का भी सहारा लिया जाता है। तो जहां तक इरफान का केस है, हमें उनके ट्वीट से यह पता चलता है कि उन्होंने लंदन में कीमोथेरेपी कराई थी, तो इसका मतलब यह है कि डॉक्टर्स ने उनकी बीमारी को देखते हुए उनके लिए कीमोथेरेपी का रास्ता चुना था। जहां तक कॉम्प्लिकेशंस का सवाल है, न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स की कॉम्प्लिकेशन इस चीज पे डिपेंड करती है कि न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स कहां पे हुआ। जिन लोगों में पेट से रिलेटेड न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स होते हैं उसमें पेट से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस यानी कि इन्फेक्शन या इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शंस कॉमन है। कीमोथेरेपी की अपनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिससे लोगों की इम्यूनिटी कम हो जाती है, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इरफान ने भी कीमोथेरेपी के साइकिल्स लिए थे, जिसकी वजह से प्रोबेबली उनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी कम हो गई होगी और उनकी मृत्यु स्टमक में इन्फेक्शन होने के कारण हो गई। इरफान हमारे देश के एक ऐसे कलाकार रहे हैं जिनकी कमी कभी भी पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन मेरी उम्मीद है कि आपको उनकी स्टोरी से कुछ इंफॉर्मेशन मिली होगी, कुछ न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर के बारे में जानने के लिए मिला होगा, और जिस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर आप खुद को और अपने परिवार को इस तरह के आने वाले खतरे से बचा पाएंगे।